ईडी सरकार की सबसे फेवरेट जांच एजेंसी है। विपक्ष को भी सरकार पर निशाना साधना होता है तो वो ईडी को ही टारगेट पर ले लेता है, क्योंकि ईडी के अब हर एक्शन में पॉलिटिकल एंगल जुड़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार और विपक्ष की लड़ाई के कारण ईडी का केस बार बार आ रहा है। सरकार ईडी को लेकर कभी बैकफुट पर नहीं जाती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कारण कभी कभी सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ता है। आपको ध्यान होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर के तौर पर संजय मिश्रा के बार बार एक्सटेंशन पर गो अहेड देने से मना कर दिया था। सरकार ने बहुत घुमाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में मिश्रा जी को जाना ही पड़ गया। जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच में ईडी को लेकर कोई पॉलिटिकल केस नहीं था। देश के बड़े बिल्डर M3M बिल्डर्स के डायरेक्टर पंकज बंसल और बसंत बंसल की गिरफ्तारी का केस था। बंसल्स को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसों के हेरफेर के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरफ्तारी करते समय गिरफ्तारी का आधार नहीं बनाया। गिरफ्तारी के खिलाफ डायरेक्टर सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों की गिरफ्तारी को ही रद्द कर दिया, रिहा करने के लिए कह दिया। सुनवाई करने के वाले जज थे जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार। इसी केस पर सुनवाई करते हुए जजों की बेंच ने ईडी को नसीहत देते हुए कहा कि ईडी अपने लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं कर रहा है। ईडी के बर्ताव से मनमानेपन की बू आ रही है। ईडी को बदले से काम नहीं करना है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली एजेंसी है। उसकी हर कार्रवाई पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, बदले से काम नहीं होना चाहिए। इस मामले में यानी M3M बिल्डर्स के मामले में पता चलता है कि ईडी ने अपना काम ठीक से नहीं किया, अपने पावर का सही यूज नहीं किया। M3M बिल्डर्स के डायरेक्टर के केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर एक नया सिस्टम भी बनाया है कि अब ईडी को गिरफ्तारी के समय लिखित में आरोपी को आधार बताना होगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। पीएमएलए में समन के जवाब में आरोपी का असहयोग करना गिरफ्तारी का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है। इस सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि M3M बिल्डर्स केस में जो आरोपी हैं उनका रवैया टाल मटोल वाला था। इस पर बेंच ने कहा कि ईडी समन किए गए व्यक्ति से अपराध स्वीकार करने की उम्मीद नहीं कर सकती। अभी तक ईडी क्या कर रही थी? अभी तक ईडी करती थी ये कि वो आती थी, जांच पड़ताल करती थी और आरोपी को उठाकर लॉकअप में डाल देती थी। मोदी सरकार में ईडी बहुत कंट्रोवर्शियल है और अब बहुत पावरफुल भी है। सरकार से ईडी को कई पावर ऐसे मिल चुके हैं जिसके कारण आरोपी अब चू भी नहीं कर सकता है, लेकिन इसके बाद बात करेंगे आगे। ईडी देश की जांच एजेंसी है जो किसी भी केस में फाइनेंशियल एंगल का फ्रॉड मारते ही एंट्री मार लेती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, इन्हीं 3 कानूनों के दायरे में ईडी को जांच, गिरफ्तारी जैसे काम करने होते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि फाइनेंशियल फ्रॉड का एंगल पॉलिटिकल केस में आ ही जाता है और इसी से ईडी को इस केस में एक्टिव होने का मौका मिलता है। लेकिन उसका यही प्रोएक्टिव अप्रोच विपक्ष के नेताओं के केस में ज्यादा दिखता है। इसी से विवाद होता है और विपक्ष वाले इसी से ईडी को अपना पॉलिटिकल ओपोनेंट मानने लगे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी ईडी की जांच में फंसे हुए हैं। बस इस वक्त ईडी ने हाथ थोड़ा हल्का किया हुआ है। राहुल गांधी कहते हैं कि अब कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस की लड़ाई है ईडी और सीबीआई से। बीजेपी कहती है, सरकार कहती है कि ईडी तो अपनी ड्यूटी करती है, वो किसी पॉलिटिकल वेंडेटा पर काम क्यों करेगी। ईडी अपनी ड्यूटी और मजबूती से करे, इसके लिए मोदी सरकार ने एक्ट के जरिए उसे और पावरफुल बना दिया। सुप्रीम कोर्ट में इसकी शिकायत हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ईडी को मिले पावर पर मुहर लगा दी। ईडी के खिलाफ पिटीशन का ढेर लगता रहा तो सुप्रीम कोर्ट पिछले दिनों फिर से इस मामले में सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में नई बेंच बनी है जो पिटीशन के हिसाब से ईडी को मिले नए पावर पर विचार करेगी। ईडी का पावर पलट जाएगा या सुप्रीम कोर्ट अपना ही ऑर्डर पलट देगा, यह अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी बेंच की सुनवाई 18 अक्टूबर से शुरू ही होगी। सरकार ने पीएमएलए कानून के तहत ईडी को ज्यादा पावरफुल बनाया था। पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को मिले पावर पर मुहर लगा दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट
यानी पीएमएलए के तहत ईडी को मिले पावर पर फैसले की समीक्षा के लिए फिर से सुनवाई करेगा। 18 अक्टूबर से जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी की स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी। पीएमएलए के जरिए ईडी को पावरफुल बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करीब 250 याचिकाएं दायर हुई थी, जिनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही कर दिया था। पिछले साल जुलाई में जस्टिस खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने याचिकाएं खारिज करके ईडी के पावर पर मुहर लगा दी। साल भर बाद फिर ईडी के असीमित अधिकारों पर सवाल उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने को मंजूरी दी है। देखिए, सबसे ज्यादा विवाद किस बात को लेकर है? सबसे ज्यादा विवाद इस बात पर है कि ईडी को अधिकार मिल गया है कि वो चाहे तो ईसीआईआर की कॉपी आरोपी को न दे। थाने में एफआईआर पुलिस करती है, जिसकी कॉपी आरोपी को देना जरूरी होता है, लेकिन ईडी एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ईसीआईआर में रिपोर्ट करती है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि आरोपी को एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और एफआईआर की कॉपी मिलनी चाहिए, जो कि ईडी दे नहीं रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडी के पावर पर मुहर लगाई थी, तब उन्होंने ये कहा था कि पीएमएलए केस में ईसीआईआर देना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, इसे एफआईआर के बराबर नहीं माना जा सकता। दूसरा विवाद क्या है? दूसरा विवाद है कस्टडी और अरेस्ट करने के अधिकार पर। ईडी समन या जांच की शुरुआत में भी हिरासत या गिरफ्तारी कर सकती है, यह उसके विजडम पर है। ईडी के पास अवैध संपत्ति की जब्ती, गिरफ्तारी, रेड के भी अधिकार हैं। इसका विरोध करने वालों का कहना है कि पीएमएलए के तहत अपराध में सजा आमतौर पर 7 साल होती है, जो कि गंभीर अपराध की कैटेगरी में नहीं आती है, इसलिए जमानत की प्रक्रिया को सरल किया जाना चाहिए। अब देखिए, तीसरा विवाद क्या है? तीसरा विवाद यह है कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान जो बयान ईडी के सामने दे दिए, वो कोर्ट में सबूत मान लिए जाएंगे। पुलिस जब जांच करती है और पुलिस के सामने जब आरोपी अपना बयान देता है, उसको कोर्ट में सबूत नहीं माना जाता है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि ईडी को दिया गया बयान भी सबूत नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ईडी किसी भी आरोपी पर प्रेशर डालकर मनचाहा बयान दर्ज करा सकती है। चौथा विवाद क्या है? चौथा विवाद यह है कि ईडी केस में आरोपी को ही साबित करना होगा कि ईडी ने जो संपत्ति की जब्ती की है वो लीगल है, जबकि बाकी केसेस में जांच एजेंसियों को साबित करना पड़ता है कि जो संपत्ति जब्त की गई है वो अवैध है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि बेगुनाही का सबूत लाना आरोपी का काम नहीं हो सकता है। पीएमएलए कानून 2002 में बना था। यूपीए सरकार आई, उन्होंने भी समय और ज़रूरत के हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस किए। 2018 में मोदी सरकार ने कुछ ज़्यादा ही चेंजेस करके ईडी को ज़्यादा पावर दे दिए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ये दलील दी कि पीएमएलए कानून से ही विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों से बैंकों के 18,000 करोड़ रुपए वसूले जा सके। अब देखना यह होगा कि 18 अक्टूबर वाली नई सुनवाई के बाद भी ईडी का पावर रहेगा या कम होगा। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच का ऑर्डर 2024 के चुनाव से पहले आ ही जाएगा। अगर ईडी पावरफुल रह गई और चुनाव बाद सरकार बदल गई तो क्या होगा? इसमें थोड़ा पॉलिटिकल रिस्क तो है।